हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है पर्यावरण प्रभाव की समीक्षा या मूल्यांकन। इस चैप्टर का एक भाग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज की क्लास में इसका दूसरा भाग हम समझने वाले हैं। अच्छा, पहले भाग में हमने क्या बातें की थी? हमने इस पर्यावरण प्रभाव की समीक्षा यानी कि मूल्यांकन या एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट EIA के बारे में कुछ बेसिक बातें देखी थी कि ये क्या होते हैं और इनके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, प्रमुख लक्ष्य क्या क्या है। आज के इस दूसरे भाग में हम क्या समझने वाले हैं कि इस EIA के स्टेप्स क्या क्या है, कौन कौन से प्रोसीजर है जो कि इस EIA के कंप्लीट प्रोसेस में किए जाते हैं। तो देखते हैं एक एक करके इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें। सबसे पहले है पर्यावरणीय अनुमति। पर्यावरणीय अनुमति मतलब कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी पर्यावरण विभाग से यानी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, उसे ही बोला जाता है पर्यावरणीय अनुमति। तो पर्यावरणीय अनुमति यानी कि कार्य को आगे बढ़ाने का संकेत भारत सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय, हालांकि वर्तमान में इसका नाम कुछ और बड़ा हो गया है, इसके नाम में कुछ और जुड़ गया है। इसका पूरा नाम है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इस पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रभाव समीक्षा एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये जो अनुमति दी जाती है कि हां, ये प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हो, हमने पर्यावरण से जुड़ी EIA कर लिया है। तो ये अनुमति देता कौन है? इस पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक एजेंसी है जिसका नाम है प्रभाव समीक्षा एजेंसी। उसके द्वारा ये अनुमति परमिशन दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी योजनाओं की अनुमति की मांग की जाती है उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी योजनाओं को अनुमति दी जाती है या जिनके लिए अनुमति की मांग आती है उनको हम मोटे तौर पर कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे कि उद्योग लगाने के लिए ऐसी परमिशन मांगी जाती है, पर्यावरणीय अनुमति मांगी जाती है। खनन काम शुरू करने के लिए, खनिज से जुड़ा काम शुरू करने के लिए, जमीन के अंदर से मूल्यवान खनिजों को खनन के माध्यम से बाहर निकालने वाले प्रोसेस को हम खनन कहते हैं। यह काम शुरू करने के लिए पर्यावरणीय अनुमति मांगी जाती है। तापीय ऊर्जा संयंत्र मतलब कि मुख्य रूप से कोयले को जलाकर पानी से भाप बनाकर उससे बिजली पैदा करने वाले संयंत्र को तापीय ऊर्जा संयंत्र बोला जाता है। तो तापीय ऊर्जा संयंत्र लगाने से पहले केंद्र सरकार के पास पर्यावरणीय अनुमति की मांग आ जाती है। नदी घाटियों की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए, मुख्य रूप से बांधों को बनाने के लिए सबसे पहले परमिशन मांगी जाती है, पर्यावरणीय अनुमति मांगी जाती है। इसके अलावा तटीय नियमन क्षेत्र यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन में कोई भी काम करना हो तो आपको EIA की परमिशन लेनी पड़ेगी। नाभिकीय शक्तियां परियोजनाएं जब लगाई जाती है, मतलब कि आप एटॉमिक पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, इनके माध्यम से बिजली बनाना चाहते हो, ऐसे संयंत्र लगाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। देखते हैं पर्यावरणीय प्रभाव समीक्षा में किस किस चीज का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस EIA प्रोसेस में, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस में प्रमुख रूप से किस किस चीज का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहला है वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति की समीक्षा की जाती है कि हाँ, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वर्तमान में पर्यावरण की स्थिति क्या है, उसकी समीक्षा, उसका मूल्यांकन किया जाता है। पारितंत्र के अवयव जैसे कि वायु, जल, भूमि, जैविक जो अवयव है उसके विभिन्न कारकों की समीक्षा की जाती है। तो पारितंत्र के अलग अलग जो घटक है, चाहे वो वायु है, चाहे वहां के पानी है, जमीन है, वहां का जो जैविक तंत्र है, उन सभी का मूल्यांकन किया जाता है, उन सभी की समीक्षा की जाती है। प्रस्तावित योजना के आरंभ होने से पहले उसके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है कि कोई भी प्रस्तावित परियोजना है, जैसे कि कोई उद्योग लगाना है, तो उसकी वजह से पर्यावरण पे क्या नुकसान पड़ेगा, चाहे पानी पे क्या नुकसान पड़ रहा हो, चाहे वायु पे क्या नुकसान पड़ रहा हो, भूमि पे, जैविक तंत्र पे, पूरे संपूर्ण पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उस सबकी समीक्षा की जाती है। पड़ोस में रहने वाले लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव भी देखे जाते हैं कि मान लीजिए कि ये वन्य क्षेत्र है और यहां पर उद्योग लगाने की परमिशन मांगी जा रही है, तो पर्यावरण, वन, वायु, जल, भूमि, जैविक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। उसके साथ साथ यह भी देखा जाता है कि वन के आसपास वाले क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर, उन पर इस
प्रोजेक्ट का, इस उद्योग जो प्रस्तावित उद्योग है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी इसके अंतर्गत देखा जाता है। देखते हैं EIA के पर्यावरण घटक के बारे में कि इस एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस करते वक्त, ये पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा या मूल्यांकन करते वक्त हम पर्यावरण के कौन से घटकों के बारे में क्या क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम घटक के बारे में नाम देख लेते हैं कि वायु पर्यावरण देखा जाता है, शोर या ध्वनि प्रदूषण के बारे में देखा जाता है, जल पर्यावरण को देखा जाता है, जैविक पर्यावरण यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में देखा जाता है, भूमि पर्यावरण के बारे में देखा जाता है। एक एक करके इनके अंतर्गत क्या चीजें आती है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले वायु पर्यावरण, तो सबसे पहले परिवेश वायु की गुणवत्ता देखी जाती है कि जिस क्षेत्र में ये कोई उद्योग या कोई यूनिट, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री प्रस्तावित है, वहां पर आसपास के परिवेश की वायु कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो देखी जाती है। वायु की गति देखी जाती है कि इस क्षेत्र में कितनी तेज गति से हवा बहती है, दिशा क्या है, उस वायु में आर्द्रता, नमी क्या है, योजना से संभावित निष्कासित सामग्री की कौन कौन सी होने वाली है, उनकी मात्रा कितनी होने वाली है, कि उस उद्योग या इस इंडस्ट्री के लगने की वजह से इसके अंदर से कौन कौन से प्रदूषित पदार्थ या कौन कौन सी निष्कर्षित सामग्री निकलने वाली है, उसकी मात्रा कितनी रहने वाली है। निष्कर्षित सामग्री का क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है कि इस उद्योग से जो भी पदार्थ निष्कासित होंगे, जो भी प्रदूषित पदार्थ निष्कासित होंगे, उसका पूरे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरा है शोर या ध्वनि, ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो शोर का वर्तमान स्तर और उसका संभावित स्तर देखा जाता है कि हाँ, वर्तमान में इस क्षेत्र में कितनी ध्वनि आ रही है, कितना शोर हो रहा है, और इस प्रोजेक्ट के लगने की वजह से कितनी ध्वनि बढ़ जाएगी, कितना शोर बढ़ जाएगा। और शोर के प्रदूषण को कम करने की युक्तियां कौन कौन सी है कि इस उद्योग से, इस इंडस्ट्री से, इस यूनिट से, इस प्रोजेक्ट से इतनी ज्यादा ध्वनि निकलने वाली है, इतनी ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होने वाली है, तो उस ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हम कौन कौन सी युक्तियां अपना सकते हैं। तीसरा घटक है जल पर्यावरण, तो किसी भी क्षेत्र में विद्यमान भूमिगत और सतही जल संसाधन, उनकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा की पहचान की जाती है। देखा जाता है कि जिस क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट, कोई उद्योग, कोई इंडस्ट्री प्रस्तावित है, उस क्षेत्र में सतही जल कौन कौन सा है, कौन कौन सी नदियां, तालाब, झीलें हैं, और भूमिगत जल कितना है, उसकी मात्रा देखी जाती है, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी देखी जाती है। प्रस्तावित योजना का जल संसाधनों पर प्रभाव देखा जाता है कि इस योजना की वजह से, इस प्रोजेक्ट की वजह से इन जल संसाधन, चाहे सतही हो चाहे भूमिगत हो, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और उसको प्रभाव को कम करने के लिए हम कौन कौन सी युक्तियों का सहारा ले सकते हैं। चौथा घटक है जैविक पर्यावरण, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु आ जाते हैं। तो प्रभाव क्षेत्र में जो पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं वो इस जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो निष्कासित बहिर्स्राव या विकिरणों और जगह की बनावट के कारण इन पर क्या संभावित खतरा होने वाला है, ये हम देखते हैं कि इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट की वजह से इस जैविक पर्यावरण पे क्या नुकसान हो सकता है, क्या संभावित खतरा हो सकता है, उसका असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट घटक है भूमि पर्यावरण, मतलब कि भूमि वाला हिस्सा। तो मृदा की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, भूमि प्रयोग देखा जाता है कि इस क्षेत्र में पहले से भूमि प्रयोग किस किस क्षेत्र में हो रहा है, और इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम भूमि का प्रयोग किस तरह से करने वाले हैं। नाली की प्रणाली देखी जाती है, और परियोजनाओं का संभावित दुष्प्रभाव देखा जाता है कि इस संभावित परियोजना की वजह से, इस संभावित प्रोजेक्ट की वजह से इस भूमि पर्यावरण पे क्या संभावित दुष्प्रभाव रहने वाला है। इसके अलावा इसके आसपास क्षेत्र की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस प्रोजेक्ट का, वो भी देखा जाता है कि इस आसपास वाले क्षेत्र में कोई ऐतिहासिक इमारत आ रही हो, बहुत पहले से बनी हुई हमारी कोई सांस्कृतिक विरासत आ रही हो, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो भी हम देखते हैं इस EIA एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रक्रिया और प्रणालियां क्या कहती है। EIA प्रक्रिया को किए जाने की विधि क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है। सारे जो भी आंकड़े हैं, जैसे कि हमने देखा कि पर्यावरण के जल घटक, वायु घटक, भूमि घटक, जैविक घटक, इन सभी घटकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पहले से कौन से घटक है, उनकी मात्रा कितनी है, उसकी गुणवत्ता कितनी रहने वाली है, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन सभी आंकड़ों को एकत्र किया जाता है। सबसे पहले आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, फिर देखा जाता है प्रभाव की संभावनाओं की भविष्यवाणी कि इस संभावित प्रोजेक्ट की वजह से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, नकारात्मक प्रभाव कितना नकारात्मक है या कितना कम नकारात्मक है, वो देखा जाता है। पर्यावरणीय संचालन योजनाओं की तैयारी की जाती है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या योजना बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उन सब योजनाओं की तैयारी की जाती है। योजना के प्रबंधन एवं हानि को कम करने के प्रयासों के आर्थिक व्यय का गणितीय मूल्यांकन किया जाता है कि ये जो
संभावित योजना है, संभावित प्रोजेक्ट है, उसको कैसे प्रबंध करेंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे और उस मैनेजमेंट में खर्चा कितना आएगा, उसका एक गणितीय मूल्यांकन किया जाता है। और इस हानि को कम करने के लिए पर्यावरण पर इस संभावित प्रोजेक्ट की वजह से जो हानि होगी, उस हानि को कम करना है, नगण्य करना है, तो उसको कम करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, हमें खर्चा करना पड़ेगा। तो उस खर्चे का एक तरीके से गणितीय मूल्यांकन देखा जाता है कि हाँ, कितने पैसों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। प्रभावों को न्यूनतम स्तर तक लाने में पर्यावरणीय संचालन योजनाओं की तैयारी की जाती है कि इस संभावित प्रोजेक्ट की वजह से जो पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए या न के बराबर नगण्य करने के लिए हमें कौन कौन सी पर्यावरणीय संचालन योजनाओं की जरूरत पड़ेगी और उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। देखते हैं इस EIA प्रक्रिया के चरण क्या है, किस चरणबद्ध तरीके से हम इस EI प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है, मतलब छानबीन की जाती है। वही सारी छानबीन कि इस क्षेत्र में जल पर्यावरण कैसा है, वायु पर्यावरण कैसा है, जैविक पर्यावरण कैसा है, भूमि की स्थिति क्या है, इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट के प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसको एक ऊपरी तौर पे देखना क्या कहलाता है, छानबीन या स्क्रीनिंग। फिर पैमाना तय किया जाता है, स्कोपिंग की जाती है कि हाँ, हम इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट को इस हद तक आगे बढ़ने की परमिशन दे सकते हैं। फिर मूल रेखा आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है, प्रभाव की भविष्यवाणी की जाती है। उसके बाद न्यूनीकरण के चरण और EIA की रिपोर्ट बनती है कि इस संभावित प्रोजेक्ट की वजह से पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ेगा उसको न्यूनीकरण कैसे कर सकते हैं, और फिर EIA रिपोर्ट बना दी जाती है। EIA रिपोर्ट को उसके आसपास रहने वाले लोगों के साथ भी समीक्षा की जाती है, सुनवाई की जाती है, जिसे हम लोक सुनवाई कहते हैं। लोक सुनवाई के बाद फिर फाइनल निर्णय प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर उसे मॉनिटर किया जाता है, पर्यावरण संचालन योजना को लागू किया जाता है और उसके बाद जोखिमों की समीक्षा भी की जाती है। तो शुरू से लेकर अंत तक इन इन चरणों में इस EIA प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। देखते हैं इस पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा के लिए बनाई गई विशेषज्ञ कमिटियों की संगठना क्या होती है, कि इस EIA प्रोसेस को करने के लिए जो कमेटियां बनाई जाती हैं, जो विशेषज्ञ कमेटियां बनाई जाती है, उसके अंदर कौन कौन से या किस किस क्षेत्र के लोग होते हैं। तो इन कमेटियों में निम्नलिखित विषयों के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। तो इस EIA प्रोसेस को करने के लिए, इतने लंबे चौड़े और इतने इंपॉर्टेंट प्रोसेस करने के लिए जो कमेटियां बनाई जाएगी, उस कमेटियों में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, बहुत ही उच्च पढ़े लिखे लोग, और जिनको किसी क्षेत्र में विशेषता हासिल होगी वो लोग इनके सदस्य होंगे। देखते हैं किन किन क्षेत्रों से इस कमेटी में सदस्य होते हैं। पारितंत्र प्रबंधन समिति से जुड़े हुए विशेषज्ञ होते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, पर्यावरण को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उससे संबंधित विशेषज्ञ होंगे। वायु जल प्रदूषण, इनसे संबंधित विशेषज्ञ होंगे। जल संसाधन से संबंधित विशेषज्ञ होंगे। जंतुओं और पादप से के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित विशेषज्ञ होंगे। भूमि प्रयोग से संबंधित विशेषज्ञ होंगे। सामाजिक विज्ञान और पुनर्वास से संबंधित विशेषज्ञ होंगे। योजना का निरीक्षण करने के लिए अलग से विशेषज्ञ होंगे। पारिस्थितिकी विज्ञान से संबंधित अलग अलग विशेषज्ञ होंगे। पर्यावरणीय स्वास्थ्य विशेष क्षेत्र विशेषज्ञ और स्वयंसेवी संस्थाओं के से जुड़े हुए व्यक्ति और विशेषज्ञ भी होंगे। यानी कि लगभग हर क्षेत्र से ही इस EIA कमिटी से जुड़े विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। और इसका जो चेयरमैन होंगे, जो इसके मुख्य संचालन होंगे, उसको एक बेहतरीन पर्यावरण विशेषज्ञ और तकनीकी विशेषज्ञ होना चाहिए। इस कमेटी के जो हेड होंगे, जो चेयरमैन या मुख्य संचालक होंगे, वो पर्यावरण विशेषज्ञ हो या फिर तकनीकी विशेषज्ञ हो, ये अनिवार्य है, ये जरूरी है। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा कि इस EIA एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि पर्यावरण प्रभाव की समीक्षा या मूल्यांकन के अंतर्गत कौन कौन से चरण आते हैं, कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं और इन कमेटियों में कौन कौन से विशेषज्ञ शामिल होते हैं। तो आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।